चलो इधर ध्यान दो। आज हम लोग देखेंगे SST यानी सोशल साइंस में सिविक्स का 5 नंबर या 4 नंबर के भी आता है, ठीक है ना। तो उसका देखेंगे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकता है इस चैनल को। और तुम लोग को पता है कि इस पर जो हम VVI ऑब्जेक्टिव प्राचीन काल में ही समाप्त कर दिए, बहुत पहले समाप्त कर दिए हैं और VVI सब्जेक्टिव भी सबके करवा दिए हैं। आप खाली बचा हुआ है सिविक्स का, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी बचेगा, ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। तो सभी सब्जेक्ट का 2 नंबरिया और 5 नंबरिया सब VVI करवा दिए हैं। और VVI ऑब्जेक्टिव जो हम करवा दिए उसको देखते रहो। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव से आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग देखते रहो। मेरा फोटो पर जो नज़र आ रहा है, फोटो पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तुम लोग को प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो क्लास 9 मिलेगा, क्लास 9 के बाद क्लास 10 मिलेगा। तो क्लास 10 में तुम लोग को सभी मिल जाएगा, ठीक है ना। सभी वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा, तुम लोग जाके देखो, बहुत काम करेगा, ठीक है ना। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। उसके बाद 11 का, उसके बाद 12 का है। तो क्लास 10 में पहुँचेगा तो पहले तुमको मिला रहेगा क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर तुम लोग को रहेगा 2022 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन रहेगा। फिर तुम लोग को क्लास 10 का द्वितीय प्रश्न लिखा रहेगा। तो उसमें क्लिक करेगा तो 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब तुम लोग को मिल जाएगा। तो जाकर तुम लोग पढ़ो जल्दी जल्दी फटाफट। और जो हम करवा देते हैं, जो मतलब ये सब कर लिया है, जिसके पास और ज़्यादा टाइम बचता है, ये सब जो हम VVI करवा रहे हैं, उसके बाद जो टाइम बच जाता है जिसके पास ज़्यादा, वो और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ सकता है, ठीक है ना। और जो बेचारा जो कुछ पढ़वे नहीं किया है तो उसके लिए यही सब है, ठीक है ना। जो उसके बाद टाइम बच गया है तो वो एक्स्ट्रा चीज़ और पढ़ सकता है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। चल देखो, तो सिविक्स हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सिविक्स में देखो ये इंपॉर्टेंट था, नगर निगम के प्रमुख कार्य और ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य इंपॉर्टेंट था, लेकिन 2021 में ये आ गया है। फर्स्ट सिटिंग में आया था नगर निगम के प्रमुख कार्य आया था, और सेकेंड सिटिंग में आ गया था ग्राम पंचायत जो है उसका प्रमुख कार्य एवं शक्तियों को लिखे। तो 2021 में आ गया है, तो अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ऐसे तुम लोग को शॉर्ट में 2 नंबरिया में भी आएगा तो उसको लिख देना, नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्ति क्या है। तो नगर निगम ग्राम पंचायत क्या करता है, सिंपल इसको बता देते हैं। ऐसे तो 2021 में आ गया है, लेकिन अगर मान लो 2 नंबरिया को में आ जाएगा तो लिख देना है, ठीक है ना। तो नगर निगम क्या करता है जल्दी बता दो। नगर निगम कहाँ होता था, नगर निगम होता कहाँ, शहर के लिए होता है। कहाँ के लिए होता है, शहर के लिए होता है नगर निगम। यानी शहर में जो चुनाव होता है वो मुखिया सरपंच के ना होता है, वहाँ होता है नगर निगम। किसका होता है, यानी वहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, इसको बोलते हैं महापौर, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, या मेयर, ठीक है। और गांव के लिए क्या होता है, तो गांव के लिए होता है ग्राम पंचायत का चुनाव। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत में सब आ गया, मुखिया सरपंच प्रमुख सब आ गया इसमें, ठीक है ना। तो इसका गाँव में होता है ग्राम पंचायत। तुम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव इससे बन जाता है कि नगर निगम का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था, पता है ना। और ग्राम पंचायत का जो सबसे पहला मतलब ग्राम पंचायत का स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और हम लोग जो ग्राम पंचायत की जो प्रणाली अपनाए थे वो त्रिस्तरीय थे। क्या था, त्रिस्तरीय बोले तो 3 स्तर पर विभाजन कर दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, 3 भाग में बांटा था ना। और ये जो 3 स्तर जो दिया था बलवंत राय मेहता दिए थे। सजा रखने से ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोला नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है, तो नगर निगम की करेगा जीतेगा। तो सिंपल बात है, जो गाँव में जो मुखिया क्या करता है, नगर निगम में क्या करेगा, तो नगर निगम का जो मेयर बनेगा, जो महापौर बनेगा, क्या करेगा, तो क्या करेगा, वहाँ ध्यान दे क्या है नगर निगम क्या है, तो क्या बोलेंगे, नगर निगम नागरिकों को क्या कर देता है, तो नगर निगम क्या कहता है, तो नागरिकों को स्थानीय आवश्यकता, अरे नगर निगम जीतेगा तो क्या करेगा, सिंपल बात है, जहाँ से जीता है वहाँ के स्थानीय लोगों को स्थानीय आवश्यकता पूरा करेगा। तो बोलेंगे क्या, नगर निगम लोगों का स्थानीय आवश्यकता सुख सुविधा के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी करता है। विकासात्मक कार्य में क्या क्या करेगा, सिंपल बात है, क्या क्या करेगा जल्दी बता दे, तो क्या करेगा। अब बंदर यहाँ ध्यान दे, कहीं पर देखो, यहाँ ध्यान दो, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या करेगा, तो कहीं पर बना देगा तुम्हारा क्या, कुआं तो अब तो कुआं जमाना गया ना, कुआं जाना चल गया ना। तो क्या करेगा, कहीं पर शौचालय बनवा देगा। क्या करेगा, शौचालय बना देगा, क्योंकि नगर उगर में क्या होता है, शौचालय बहुत जरूरी है, मार्केट में शौचालय बहुत जरूरी है ना। तो नगर उगर में क्या करेगा, शौचालय व्यवस्था करवा देगा, ठीक है। उसी प्रकार टॉयलेट का व्यवस्था करवा देगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेगा, शौचालय हो गया है, टॉयलेट हो गया है, और बोल सकते हैं क्या, नलियाँ बना देगा, क्योंकि शहर में नलियाँ बहुत परेशानी होता है शहर में लगता है ना, तो नली में पानी बहता है ना, नली में बहुत परेशानी होता है। बार क्या बोलता है उसको, बारिश होगा तो शहर जो पूरा भर जाता है ना, नहीं भर जाता है, तो नलियाँ व्यवस्था करेगा। ये सब इसका प्रमुख कार्य हो गया। तो इसमें मतलब
पूछा गया है, इससे शॉर्ट में निकल जाता है, अगर पूछा गया तो किस तरह लिखना है, ठीक है ना। और ये क्या करा सकता है, तो नगर निगम लिखना है, नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, उसके बाद ये सब लिखना है, समझा गया ना। और ये क्या कर सकता है, तो सिंपल बात है, शहर में क्या होता है, शहर में देखेगा तुम लोग एकदम इतना कूड़ा कचरा घर से निकाले कि फेंक के शहरों में जाकर तो देखा पहाड़ बना दिया ना, बना दिया, यानी कहीं कहीं कुछ कूड़ा कचरा बहुत होता है ना। तो क्या करता है, इसका काम और है क्या, तो इसका काम और है शहर की गंदगी एवं कूड़ा करकट को साफ करवाना ना है ना। गांव में तो सब उसको हुरा बना के खेत में फेंक देता है ना, तो गांव में उस तरह नहीं मिलता है, लेकिन घर में जाएगा जितना तुमको प्लास्टिक कहीं मिलेगा, मतलब पहाड़े मिलेगा, इतना ऊंचा कर देगा, फेंक के सब कर देता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे क्या, दूसरा कार्य क्या है, तो यह है कि शहर या नगर का, नगरों लिख देते हैं, तो नगर का गंदगी एवं कूड़ा करकट साफ करवाना, कूड़ा करकट साफ करवाना, ये सब तो ऐसे लिख देगा, ये सब काम ना है। तो जो काम है तुम लोग देखता है, ग्राम पंचायत में तुम लोग क्या काम देखता है वो लिखना है, अपना गांव में क्या काम देखता है, ठीक है ना। और इससे काम क्या है, तो नगर के गंदगी एवं कूड़ा करकट को साफ करना, और क्या है, तो इसका काम है गली उली बनवाना, गली उली में जो आता है, गलियाँ में कैसा लग रहता है, गलियाँ, ठीक है ना, गलियाँ समझ रहे हैं, जो तुम्हारे घर ऊपर घुस के जाता है रोडवा, ये सब तो गमूम होता है, मुखिया भी करवाता है, नहीं करवाता है। तो हो गया गलियाँ, क्या हो गया, गलियाँ हो गया, छोटा कहीं पुल है, क्या है, कहीं पर नदी में, मतलब शहर में छोटा मोटा कहीं पर नहर हुआ है, तो उसको क्या करेगा, पुल बनवाएगा, ठीक है ना। तो गलियाँ हो गया है, पुल हो गया है, और शहर में तुमको क्या मिलता है, अथी क्या बोलते हैं, पार्क भी मिलता है ना, तो पार्क उर्क भी छोटा मोटा जाता है, पार्क, तो गलियाँ हो गया, पुल हो गया, पार्क आदि का निर्माण करवाना, ये सब क्या है, ऐसे काम है, क्या है। और शहर में क्या समस्या है, तो शहर में तुम लोग देखना, सबके घर में आता है पानी, आता है ना, तो बोरिंग वोरिंग से नहीं आता, तो सब आता है, सप्लाई पानी आता है ना। तो क्या कहता है, सबको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, नहीं कराता है, तो सभी को स्वच्छ पानी, ये सब कैसे काम है, जो गांव के हिसाब अभी हर घर नल जल चला, तो कहाँ था, ग्राम पंचायत का काम था, ग्राम पंचायत में किसका, तो मुखिया काम था ना, तो मुखिया में सब लिख देंगे, हर घर नल जल कुल्ला लिख देंगे, ठीक है ना। तो वही सब लिखना है, तो सभी को स्वच्छ पानी यानी जल उपलब्ध करवाना, ये सब भी इसका होता है, काम होता है। और इसका काम क्या हो सकता है, तो इसका काम और हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, तो पशु एवं मनुष्य के लिए, या मनुष्य एवं पशु के लिए, दोनों लिख सकते हैं। तो पशु एवं मनुष्य के लिए क्या करता है, तो चिकित्सा केंद्र, मतलब उसका इलाज हो, ठीक है ना। तो पशु एवं मनुष्य के लिए चिकित्सक केंद्र, तो चिकित्सक केंद्र का स्थापना करना, और इससे काम क्या कर सकता है, तो और जो है ना, और इससे काम क्या कर सकता है, तो और ही काम कर सकता है, क्या, तो काम कर सकता है तुम्हारा, मतलब उससे, मतलब छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल नहीं बोल रहे हैं, हाई स्कूल कौन है, उस तो केंद्र सरकार को हो गया। छोटा जो माध्यमिक स्कूल है ना, माध्यमिक स्कूल हो गया, छोटा मोटा पुस्तकालय हो गया, उस सबका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करना, ठीक है ना। तो बोलेंगे क्या, छोटे क्या छोटे या माध्यमिक स्तर का, ठीक है ना। तो छोटे स्कूल, क्या स्कूल हो गया, पुस्तकालय हो गया, क्या हो गया, पुस्तकालय हो गया, ठीक है ना। छोटे स्कूल, पुस्तकालय आदि का प्रबंधन, ये सब क्या है, काम है ना, लिख पाएगा ना। ऐसे तुम लोग 2021 में आ गया, दुनमरिया में आएगा तब भी लिख देना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम डिटेल इसमें नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यही सब लिखना है, समझ तो आ गया। और बहुत सारे काम है, तुम लोग शहर में देखेगा, तुमको मिलेगा क्या, बहुत सारा केंद्र भी मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा, मातृ केंद्र मिल जाएगा, शिशु केंद्र मिल जाएगा, वृद्धाश्रम भी वो मिलता है ना, वृद्धाश्रम नहीं मिलता है, तो सबकी स्थापना भी करवाता है, सबका स्थापना भी है करवाता है। तो सब क्या होगा, प्रमुख कार्य, क्या हो गया, लिख देगा आराम से। तो चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि ये आ गया है 2021 में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट लगा था, तो चलो बता दिए शॉर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा, बता ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, ग्राम पंचायत कार्य, तो क्या लिखेगा, ग्राम पंचायत क्या करता है, तो वही लिख दे, ग्राम पंचायत भी सब करता है, शौचालय बनाता है, टॉयलेट बनाता है, नलिया बनाता है, नहीं बनाता है, अरे बनाता है ना। और ग्राम पंचायत क्या करेगा, तो ग्राम पंचायत यहाँ पे नगर नहीं बोले गांव में, क्या बोलेंगे, गांव में गंदगी एवं कूड़ा करकट साफ करवाता है, नहीं करवाता है ना। और क्या करता है, तो ग्राम पंचायत जो होता है वो क्या करता है, तो तुम लोग को गली उली में रोड नहीं बनाता है, गली में पुल नहीं बनाता है, पूरा पार्क तो शहर में होबे नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे, गली में सड़क का निर्माण करवाता है ना, वो लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं क्या, सभी को स्वच्छ पानी भी आप गांव में देना स्टार्ट कर दिया, नहीं कर दिया, हल घर नल जल कर दिया है ना। तो ये हम लिख सकते हैं, हैं। फिर ये करवाता है पशु एवं मनुष्य के लिए चिकित्सा केंद्र होता है, तुम लोग को गाँव में छोटा केंद्र ना होता है। अभी देख लो, जहाँ से हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, सब क्या छोटा केंद्र ना है, तो उस सबका स्थापना करवाता है, क्या करता है। फिर इस स्कूल, पुस्तकालय का भी स्थापना करवा सकता है, तो लोग जाएगा मुखिया का जी पास, तो पुस्तकालय की स्थापना हम लोग करवा सकता है, तो ये सब लिख देना है, ना लिख देगा। फिर क्या करता है, तो फिर तुम लोग को जो है
हर घर नल जल हो गया, फिर ये हर घर नल जल हो गया, ये हो गया तुम लोग का हर गली उली में सड़क का निर्माण कराता है ना, तो वो सब लिख सकता है, ठीक है ना। तो चलो इसमें ज़्यादा टाइम पार करने को फायदा ना है, तो यार कि इसमें आ चुका है, ठीक है, पढ़ लेना एक दो बार। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है देख लेते हैं। अगला है राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य बताएं, ठीक है ना। मान लो राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य बताया। जब तुम लोग को हम राजनीतिक दल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा रहे थे तो उसमें तुम लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल से बताए थे और तुम लोग को बताए थे कि भारत में राजनीतिक दल जो है एक ही हो रहा है, तुम लोग बताए थे कि जो भारत में जो अभी राजनीतिक दल हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे तुम लोग को ऑप्शन में अगर 8 रहा तो चलो 8 मार देना है, लेकिन तुम लोग को एगो नया बना था कहाँ पर, तो बना है मेघालय में, बना है कॉनरेड संगमा के अथी में, ठीक है ना, नेशनल पीपुल्स के नाम से बना है, ठीक है। तो अभी हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो तुम लोग को 8 ऑप्शन में रहेगा तो 8 मारना है, नहीं तो 7 रहेगा तो 7 तो फिक्स है, तो 7 मारना, क्या मारना, ठीक। तो कितना तो बोला राजनीतिक दलों का प्रमुख, राजनीतिक दल में तो समझता है तुम लोग, राजनीतिक दल में तो होता है पार्टी, क्या होता है, जैसे बीजेपी क्या है राजनीतिक दल हो गया, समझ रहा है ना। उसके बाद जदयू क्या है राजनीतिक दल हो गया, राजद क्या है राजनीतिक दल हो गया, कांग्रेस क्या है राजनीतिक दल हो गया, आम आदमी पार्टी क्या है राजनीतिक दल है, ठीक है ना। उसके वगैरह अभी चल रहा है क्या, बंगाल में भी चुनाव हुआ था तो उसका क्या था, तृणमूल कांग्रेस था, राजनीतिक दल है ना उसके बाद तुम लोग को साउथ इंडिया में मिल जाएगा, डीएमके मिल जाएगा, एडीएमके मिल जाएगा, सब क्या है राजनीतिक दल, क्या है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है बहुत बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल 8 हुआ है, कितना है 8 हुआ है, ठीक है ना। और छोटा भी मिलता है, ऐसे तुम लोग को बोलता है क्या अभी चिराग पासवान लेना है, क्या है उसका है, क्या उसका है अथी लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति LJP है ना, तो लोक जनशक्ति पार्टी है ना, तो उसका वो क्या क्षेत्रीय पार्टी है, क्या क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय ना है, ठीक है। तो बहुत सारा पार्टी होता है, तो बोला पार्टी काम क्या है, पार्टी का काम क्या है, तो लिखेंगे क्या, देखें यहाँ पर तुम लोग को लिखना है, जो मेन पॉइंट है उसको तुम लोग को बताया कैसे लिखना है कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य बताया, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य। तो सिंपल बात है, राजनीतिक दल कहाँ होता है, राजनीतिक दल होता है लोकतांत्रिक देश में। पूछेगा सबसे अच्छा तंत्र कौन है, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि सब तंत्र जो है इससे भी खराब है, इसलिए लोकतंत्र सबसे क्या है, अच्छा है ना। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल आता है तब ना सब राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार में जाने की कोशिश करता है ना। सब राजनीतिक दल आपस में टकराता है और जो अच्छा राजनीतिक दल होता है वो क्या तो सरकार में जाता है। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र को महत्व रहेगा, अगर एक को पार्टी रहा तो लोकतंत्र को महत्व रहा, जीतेगा हमेशा वही। तो राजनीतिक दल को इसलिए राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि जब तक राजनीतिक दल है तब तक क्या लोकतंत्र बना हुआ है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल आपस में लड़ रहा है और जो अच्छा होगा जिसको जनता चाहेगा वही क्या सरकार बनाएगा। इसलिए राजनीतिक दल को कहते हैं लोकतंत्र का प्राण, क्या कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है, राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य तो बोलना है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, पहले कुछ लिख देना है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल अनिवार्य हो गया, राजनीतिक दल अनिवार्य हो गया। राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर देखो तो तुम लोग को दुनवरिया में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, दुनवरिया में आएगा तो बस शॉर्ट में लिखना, छोटा। अरे दुनवरिया कितने बड़ा लिखेंगे कि अब तुम दुकान में जाएगा, अब बोलेगा कि 2 रुपया दे देगा, बोलेगा चीनी दे, कितना चीनी देगा, इतना नहीं देगा, जितना पैसा उतना चीनी। तो जैसा नंबर हो उसमें लिखना है। पूछेगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहता है, तो लिखना है किसी भी दोनों के लिए बता रहे, दोनों के लिए, ऐसे तुम लोग को सुबह भी बताए थे ना, लेकिन तो दोनों क्लियर कर देते हैं। तो बोल रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल का होना अनिवार्य हो गया है। राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बन चुका है, ठीक है ना। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना करना मुश्किल है, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दुनवरिया में आएगा तो ये लिखना है, ठीक है ना। ऐसे पचनवरिया में बताएंगे क्या लिखना है। अब लिखना है क्या, बोल रहा है यहाँ पर क्या, राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य बताएं, राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य बताएं। तो राजनीतिक दल क्या करता है, राजनीतिक दल क्या करता है, तो चुनाव होने से लिखना है क्या, राजनीतिक दल का क्या लिखना है, यहाँ ध्यान दे, राजनीतिक दल का निम्नलिखित, यहाँ ध्यान दे, प्रमुख निम्नलिखित कार्य है, क्या लिखना है, प्रमुख निम्नलिखित कार्य है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब जो मेन कार्य है उसको क्या करेंगे, हेडलाइन करके लिखेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया ना। ऐसे देखिए यहाँ पर पहला कार्य क्या है इसका, तो पहला ऐसा काम है कि जब चुनाव लड़ने आएगा तो क्या करेगा, पहले वो नीति का निर्माण करेगा, क्या करेगा, नीति का निर्माण करेगा एवं कार्यक्रम तय करेगा। नीति में तो समझ रहा है कि जनता सामने जाकर कौन सी बकना है, ठीक है ना, यानी कौन सी उसको अथी देना है, बोलना है कि हम ही करेंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है, सबके घर में क्या करेंगे, सबके देखा तुम लोग मुखिया चुनाव नहीं देखा है,
सबका वादा नहीं करता है कि बिजली फ्री कर देंगे, हर घर पानी देंगे, ये देंगे, बुढ़ा क्या बोलता है, वृद्धा पेंशन देंगे बोलता है ना, फिर बोलता है तुमको इंदिरा आवास देंगे बोलता है ना। तो क्या करता है, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करता है, कब कब नीति बनाना है, क्या नीति बनाना है, क्या जनता को बताना है और क्या कार्यक्रम तय करना है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है, तो पहला काम क्या है, तो उसको देखो यहाँ पर जो निम्नलिखित लिखते हैं ना, जो निम्नलिखित लिखते हैं उसको लिखते हैं रोमन अंक में। क्या लिखते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, रोमन अंक को लिखना है, को लिखना है। पहले क्या लिखना है, नीतियाँ एवं, क्या लिखना है, नीतियाँ एवं कार्यक्रम का बनाना। कौन बनाता है, राजनीतिक दल बनाता है, कार्य बनाता है कि जनता को लुभाने के लिए बनाता है। तो नीतियाँ एवं कार्यक्रम का तय करना, कार्यक्रम का तय करना, ये हो गया मेन पॉइंट। क्या हो गया, मेन पॉइंट। इसमें में 2-3 लाइन जोड़ देना, तो बताएंगे क्या जोड़ना है, ठीक है। नहीं क्या होगा, मेन पॉइंट। क्या होगा, मेन पॉइंट हो गया ना। तो ये हुआ तुम्हारा मेन पॉइंट। क्या हुआ, अगला क्या लिख सकता है, इसके बारे में बताएंगे 2 लाइन लिखना, तो लेकिन लिखना नहीं रहा है। फिर उसको क्या करना है, फिर इसको जो है मेन का जो लेनिया है उसको क्या करना है, हेडलाइन में इस तरह कर देना है, क्योंकि एकदम पूरा पता चले कि हाँ यही क्या मेन पॉइंट है, इसके बारे में पूरा लिखना है, ठीक है ना। फिर क्या करता है राजनीतिक दल का क्या काम है, चुनौतियाँ बोल रहा है ना, खाली प्रमुख कार्य बोल रहा है ना। तो राजनीतिक दल का क्या है, राजनीतिक दल जीत के जो आ गया, राजनीतिक दल जो जीत के आ गया क्या करेगा, शासन का संचालन। क्या करेगा, शासन का संचालन करेगा, ठीक है करेगा। तो ये दूसरा काम हो गया। तो इसको भी क्या करना है, इसको भी हेडलाइन ऐसे कर देना है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर ऐसे करके लिखना है, ठीक है। फिर अगला क्या करता है, तो अगला करता है क्या, शासन का संचालन कर लिया ना। अब क्या करता है, चुनाव भी करवाता है। क्या कराता है, तो लिखना है चुनावों का संचालन, चुनावों में तो समझ रहा है, मतलब कौन उसका मतलब राजनीतिक दल में तो बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा उसका पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन चुनाव के लिए कौन आदमी उतरेगा, उसका क्या करता है, चुनाव करता है। क्या करता है, ऐसे भाजपा तो बहुत आदमी है ना, लेकिन सभी गोटा कुछ जाता है नेता बनने के लिए, नहीं ना। तो वहाँ चुनता है राजनीतिक दल में जो होता है, मतलब प्रधानमंत्री हो गया या तुम्हारा जो उसका अध्यक्ष होता है, वो मिलकर चुनता है किसको मतलब चुनाव में उतारना है, जम्मू से किसको उतारना है, हर जिला से किसको उतारना, चुनता है ना। तो वही बोलेंगे चुनाव का संचालन, चुनाव का भी संचालन करता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मेन है। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट भी लिखाएंगे। ये सब क्या है, मेन क्या है। ब्लैक वाला कहाँ चल गया, अगला कार्य क्या है, तो अगला कार्य बोल सकते हैं लोकमत का निर्माण करना। लोकमत का यानी अपना वोट बैंक का निर्माण करना, अपना वोट बैंक का, कि कहाँ से हमको ज़्यादा वोट मिलेगा, हम क्या क्या पॉइंट बोलेंगे, क्या क्या बताएंगे, कि क्या क्या वादा करेंगे, ठीक है ना। चाहे झूठे वादा का है ना हो, क्या क्या वादा करेंगे, की बताएंगे, कैसे वोट बैंक अपना बनाएं, कैसे अपना जो लोगों को अपना तरफ झुका लें, ठीक है ना। तो लोकमत का निर्माण करना, लोकमत का निर्माण करना इसका भी प्रमुख कार्य है। तो लोकमत का निर्माण हो गया, ठीक है ना। और बोल सकते हैं क्या, और जो है राजनीतिक दल क्या कहता है, राजनीतिक दल जो क्या कहता है, सरकार एवं जनता के बीच क्या करता है, तो सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। क्या करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी जनता के जो फरमान है, जो उसको समस्या है उसको सुनेगा और सरकार तक पहुंचाएगा। कौन, नेता में पहुंचाता है। तुम्हारा क्षेत्र से तुम्हारा जिला से जो जीत के आएगा, तुम्हारा जो विधायक का चुनाव होता है, क्या होता है, तो तुम्हारा क्या बोलता है उसको, क्षेत्रीय परिषद से जो जीत के आता है वही जाता है सरकार के पास, तुम्हारा समस्या लेके कि यहाँ कोई समस्या है, इसको समाधान किया जाए। तो सरकार एवं जनता के बीच क्या करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। और क्या कर सकता है राजनीतिक दल, तो क्या करता है, यहाँ डाल दे, राजनीतिक दल क्या करता है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जो होता है उसको क्या प्रशिक्षित करता है। क्या करता है, प्रशिक्षण तो समझ रहा है, सिखाएगा तुमको कैसे बटवा टिपना है, एकरे पर बटवा दबाना है, ये करना है, फिर बताएगा तुम लोगों को क्या दारू उरू चक्कर में बिक नहीं जाना है, सारे चक्कर में बिक नहीं जाना है। क्या प्रशिक्षित करता है, क्या करता है, तो जनता को प्रशिक्षित करता है। क्या करता है, जनता क्या करता है, प्रशिक्षित यानी राजनीतिक परीक्षण देता है। क्या देता है, राजनीतिक परीक्षण देता है, बताएगा तुम्हारा अधिकार क्या है, वो बताएगा कि तुम्हारा जो है वोट देने का तुम्हारा ये सबसे बड़ा अधिकार है, कोई छीन न सकता, आराम से जाके वोट दो और दारू उरू चक्कर में मुरार चक्कर में बिक मत जाओ, ठीक है ना। तो राजनीतिक परीक्षण देता है। और क्या कर सकता है, तो गैर राजनीतिक कार्य भी करता है। क्या करता है, यानी जो राजनीतिक नहीं है उसके हट के भी कार्य करता है। तो गैर राजनीतिक कार्य का करना, ये सब क्या है, ये सब है प्रमुख कार्य। क्या है, समझ तुमने कहा गया, तो सब पॉइंट छोड़ना ना है। अगर पूछेगा राजनीतिक दल, यहाँ बोल रहा है ना कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या है, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या है। तो ये सब पॉइंट इतना एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये ना छोड़ना है, इसके बारे में 1-2 लाइन तो लिखना है, वो तो लिखवे करेंगे, लेकिन इस सब पॉइंट को छोड़ना ना है, ये सब एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो गैर राजनीतिक क्या, गैर राजनीतिक में तो समझ रहा है, जैसे कहीं पर मान लो को आपदा हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुखाड़ हो गया, कुछ भी सुनामी आ गया, तो सब क्या है, वो सब गैर राजनीतिक कार्य। क्या है,
गैर राजनीतिक कार्य, तो उस समय भी राजनीतिक दल की सुरक्षा करता है, तो मतलब उस समय भी राजनीतिक दल क्या करता है, तो सपोर्ट करता है ना। इस समय गैर राजनीतिक कार्य क्या है, गैर राजनीतिक कार्य, ठीक है। तो ये सब लिखना है, ये सब पॉइंट समझ आ गया तुम लोग को। अब इसके बारे में क्या करना है, फिर अगला पॉइंट अथी चुनना है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, तो देख लिया राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है, देख लिया ना, देख लिया ना। तो यही सब तुम लोग को प्रमुख इतना पॉइंट तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बारे में 2 लाइन अगर लिखेगा भी तो उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन में, तो बोलेगा कि नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना। तो लिखना है क्या है, इसके बारे में 2 लाइन लिख देना है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने से पहले जनता के सामने अपना नीतियाँ एवं कार्यक्रम को रखता है, नीतियाँ एवं कार्यक्रम को रखता है कि हम आएंगे तो बेरोजगारी हम हटा देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, सबके घर में 4 व्हीलर दे देंगे, मतलब बोलता है ना, खाली वादा करता है। तो अपना नीतियाँ एवं कार्यक्रम क्या करता है, तय करता है, क्या करता है, नीतियाँ एवं कार्यक्रम का तय करना, पहला हो गया ना। तो लिखना है प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपना नीतियाँ एवं कार्यक्रम को जनता के सामने रखता है, जनता के सामने रखता है, जिससे कि वह जनता को आकर्षित कर सके। इसके बारे में इतना लिख देना है, इस लेकिन पॉइंट नहीं छोड़ना है, बार बार हम तुम लोग को बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर शासन का संचालन, शासन का अगर मान लो कि सब राजनीतिक दल 10 राजनीतिक दल मिलकर लड़ा, तो जो जीतेगा वो क्या करेगा, शासन का संचालन करेगा ना। तो फिर लिखना शासन का संचालन, क्या लिखना है, तो फिर लिखना है जीता हुआ राजनीतिक दल सरकार में आके सरकार शासन का संचालन करता है, शासन का क्या करता है, संचालन करता है। बस ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है। फिर चुनावों का संचालन, चुनाव का संचालन तो समझ रहा है कि राजनीतिक दल के अंदर भी क्या होता है, तो राजनीतिक दल के अंदर भी उस व्यक्ति को खोजता है कि जो मतलब अच्छा व्यक्ति हो, और जो अच्छा व्यक्ति हो जो मतलब चुनाव के, क्योंकि राजनीतिक दल में बहुत सारे आदमी होता है, तो सबके नहीं उतार देगा। जम्मू जिला जो 10 को लड़ी हो, ऐसा नहीं रहता है, क्या आदमी लड़ता है हर राजनीतिक दल से, तो क्या करता है, अब हर राजनीतिक दल से 1 लड़ता है, नहीं बोला कि 10 को लड़ता है, तो अलग अलग राजनीतिक दल से होता है, समझ आ गया ना। तो क्या कहता है वो अपना अंदर चुनाव करता है, किसका, अच्छा व्यक्ति का चुनाव करता है कि जो जीत के आ सके, जिसको जनता ज़्यादा पसंद करे। तो लिखना है चुनावों का संचालन, तो लिखना है क्या, राजनीतिक दल अपने आंतरिक लोगों में से व्यक्ति का चयन करता है, व्यक्ति का चुनाव के लिए चयन करता है। समझ तो आ गया। और कितना लोग तो इस तरह भी होता है कि मतलब पैसा दे के भी अपना सीट खरीद लेता है। चलो अगला क्या है, लोकमत का निर्माण, लोकमत का राजनीतिक दल अपना लोकमत बोले तो वोट बैंक क्या बोलता है, तो अपना लोकमत का भी निर्माण करता है, लोगों के सामने अपना विचार रखता है, अपना नीति रखता है, और जनता को अपने ओर आकर्षित करता है, और अपना वोट बैंक का यानी लोकमत का निर्माण भी करता है ना। मुखिया चुनाव में क्या होता है, लोकमत का निर्माण कैसे होता है, एक दिन आज वोट है, कल है वोट है, तो आज लोकमत का निर्माण होता है, पैसा बांटने का लोकमत का निर्माण हो गया ना, हो गया, असल लाभ बिक जाता है ना। इसलिए यहाँ पर करेगा राजनीतिक प्रशिक्षण, क्या करेगा, राजनीतिक प्रशिक्षण। मुखिया चुनाव में क्या करेगा, तो वो दारू पिला लेगा, मुर्गा खिला देगा, कल वोट है तो आज तुमको दे दिया, पैसा दे दिया, सब खुश हो गया, तो लोकमत का निर्माण हो गया। तो वही इसलिए करेगा क्या, राजनीतिक प्रशिक्षण क्या करेगा, तो लोकमत का निर्माण भी करता है। फिर लिखना है क्या, सरकार एवं जनता के मध्यस्थता का कार्य। आप सरकार में जो मान लो जो राजनीतिक दल जीत के गया है, तो क्या करें, सरकार बनाया है, और सरकार के पास तुम डायरेक्ट नहीं जाएगा क्या, मुखिया प्रधानमंत्री पास चल जाएगा नरेंद्र मोदी पास, आखिर बोलेगा हमें चाहिए इंदिरा आवास, हाँ प्रधानमंत्री पास बोलेगा। तो क्या करता है, तो सरकार एवं मध्यस्थता यानी राजनीतिक दल में जो तुम चुन के जिसको भेजा है, तुम अपने क्षेत्र से जिसको चुना है, वो क्या करेगा, तो सरकार एवं जनता के बीच क्या करेगा, मध्यस्थता का कार्य करेगा, मध्यस्थता का कार्य करता है। तो देखना है कि राजनीतिक दल जो है सरकार एवं जनता के बीच जनता के बातों को सुनकर सरकार के सामने रखकर मध्यस्थता का कार्य करता है। फिर लिखना है राजनीतिक प्रशिक्षण, राजनीतिक दल जो है जनता को प्रशिक्षित करने का भी कार्य करता है, जिससे कि वो अपना अधिकार को पहचान सके और सही कैंडिडेट को यानी सही नेता का चुनाव कर सके। फिर गैर राजनीतिक कार्य, राजनीतिक दल जो है गैर राजनीतिक कार्य मतलब समझ रहा है, उसको राजनीतिक में ना रहा है, मतलब वोट बैंक उसको नहीं मिल रहा है, यानी गैर राजनीतिक कार्य मतलब हुआ कि कोई आपदा हो गया, भूकंप आ गया, सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी हो गया, ठीक है ना, ये सब जो कारण हो गया, कहीं दंगा हो गया, तो इसे उसको बोलते हैं गैर राजनीतिक कार्य। तो राजनीतिक दल जो है गैर राजनीतिक कार्य में भी सहायता प्रदान करता है। समझ तुम लोग आ गया, एग्जाम्पल में वो सब लिख देना, भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ठीक है ना, सब लिख देना, समझ आ गया तुम लोग को। तो युवा क्या राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य देख लिए ना। चलो अगला बढ़ो, अगला क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो बता चुके, 2 नंबरिया में कैसे लिखना है बता चुके हैं ना। 5 नंबरिया में आएगा, थोड़ा बड़ा लिखना है, क्या लिखना है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण 2 नंबरिया में कैसे बताया था, तो लिखना है कि यहाँ पर लिखना है यहाँ पर राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, तो लिखना है
कि किसी भी लोकतांत्रिक देशों के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक, 2 नंबर बता रहे हैं पहले, ठीक है ना, 2 नंबर ऐसे तुम लोग को बता भी दिए हैं। लिखना है किसी भी लोकतांत्रिक देशों के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हो गया। सिंपल बात है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल जब तक नहीं रहेगा तब तक सब आपस में लड़ेगा कैसे? यानी सब आपस में लड़ेगा तभी ना हम अच्छा नेता को चुन के भेजते हैं। ऐसे एक रहेगा तो चुनाव हो पाएगा? यानी लोकतंत्र का क्या, लोकतंत्र जो राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में अनिवार्य हो गया। क्या हो गया? अनिवार्य हो गया, ठीक है ना। राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। 2 नंबर में लिखना है। क्या लिखना है? 2 नंबर में। 5 नंबर में आएगा तो लिखना है फिर डिटेल से। क्या लिखना है? डिटेल से लिखना है। तो 5 नंबर में आएगा तो तुम लोग कुछ हो ना, देखिए यहाँ पर इसमें अच्छे लिखल है। यहाँ से ऊपर वाला 4 लाइन लिख दे और निचवा फिर यहाँ से हटा दे और फिर यहाँ से लिख दे, बीच वाला इतना हटा देना है, ठीक है ना। सामान्य राजनीतिक दल से बीच में थोड़ा फालतू लिखल है, वहाँ से लेकर तैयार करते हैं वहाँ तक हटा देना है। क्या करना है? समझ आ गया? तो लिखना है क्या? 5 नंबर कैसे लिखना है तो बता रहे हैं। लिखना है क्या? किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य हो गया, राजनीतिक दल अनिवार्य हो गया है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुका है। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष में राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? यानी लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष में लोकतंत्र बना रहा है, यानी उसका व्यवहारिक पक्ष में राजनीतिक दल का क्या है? तो महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे है? तो लिखना है राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण, क्या लिखना है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है ना। मध्यस्थता का कार्य करता है। यदि प्राण क्यों कहें तो लिखना है यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं तो समझना कि तलवार से लड़ता है, मतलब आपस में चुनाव के द्वारा आपस में लड़ते हैं, आपस में चुनाव के द्वारा लड़ते हैं। और जनता फिर जो बोल रहा हूँ लिख देना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं किताब से मेरा बात मिले, ठीक है, किताब से कोई बात नहीं मिलता जल्दी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं? और जनता फिर जनता को मौका मिलता है कि उस राजनीतिक दल का चुनाव करना है जो सभी राजनीतिक दल में क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो। इस प्रकार एक अच्छा राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टी सरकार का संचालन के लिए, मतलब जनता के नेतृत्व में सरकार के संचालन के लिए जीतता है, यानी सरकार के संचालन के लिए बैठ जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर सभी लोग, जब राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा? सब बोलेगा, सब खड़ा हो जाएगा चुनाव के लिए, ना हो जाएगा, निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, कोई पार्टी नहीं रहेगा, ठीक है। सब अकेला निर्दलीय में तो समझ रहा है। निर्दलीय मतलब उसको बोलते हैं जो कोई पार्टी से ना हो, ठीक है ना। तुमको भाजपा पार्टी यानी कोई पार्टी से तुमको सीट नहीं मिला है, तुम मतलब भाजपा से खड़ा होगा, क्या करेगा? भाजपा वाला कमल छाप के यूज करेगा ना। जदयू खड़ा होगा नीतीश कुमार तीर छाप के यूज करेगा ना। तो निर्दलीय उसको बोलते हैं कोई पार्टी ना हो, अपने खड़ा हो गया, अपने जाकर नॉमिनेशन करा लिया, लड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो सभी लोग क्या करेगा? सभी लोग निर्दलीय रूप से चुनाव में भाग लेगा। सब अपने अलग अलग नेता बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कोई पार्टी सभी नहीं करता, कोई किसी की बात मानेगा? बोलेगा हम अकेले जीत के लिए, सब अलग अलग नेता बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो लिखना राजनीतिक दल नहीं होने पर सभी लोग निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेगा और अपना मालिक खुद बन जाएगा। और कोई सरकार में कोई वैसा एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा जिसका बात कोई माने। सब अपने जीत के गया है ना, सब अपने जीत के गया है। कोई पार्टी के अंदर जीत के ना गया है, ये पार्टी के अंदर जीत के ना गया है तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा? वो सब बोलेगा हम ही प्रधानमंत्री बनबो, नहीं बनबो। किसी पार्टी में जो मेन होता है वो बनता है प्रधानमंत्री, तो बनता है, सब बोलेगा हम ही पार्टी बनबो। और तो क्या होगा? तो सभी लोग निर्दलीय रूप से जीत के जाएगा, ठीक है ना। जीत के जाएगा और सभी लोग को कंट्रोल करने वाला कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होगा। और इसलिए सभी लोग जो है देश हित के लिए कार्य नहीं करेगा। जहाँ जीत के खाली उसी के लिए सोचेगा ना। अरे एगो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता तो क्या कहता है? सभी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री पूरा देश के लिए सोचता है, लेकिन वहाँ को प्रधानमंत्री बन पाएगा? सब अपने मालिक बन गया है, तो क्या करेगा? तो सभी निर्दलीय लोग जो है खाली अपना क्षेत्र के बारे में सोचेगा और देश हित के लिए कार्य नहीं करेगा। इससे देश का एकता और अखंडता संकट में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? संकट में पहुँच जाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि
या सभी विविधताओं को ठीक है ना आपस में समेट लेता है। क्या करता है? सभी विविधताओं को, सभी समस्याओं को आपस में समेट लेता है और और सरकार जो है इस समस्या को समाधान अच्छी तरह से कर पाता है। इसलिए राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। समझ तुमने कहा गया? किसी तरह बोलना है, कहीं एक दो बार सुनने का याद हो जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम जो बोले किताब से मिला होगा, अधिकतर बात नहीं मिला होगा, ठीक है। जो अपना मन में आया बोल दिया, जरूरी थोड़ी किताब है सबका आंसर सबकी तरह होगा। ऑब्जेक्टिव थोड़ी कि सबका आंसर एक होगा, और ऑब्जेक्टिव में सबका आंसर क्या होता है ना, ये तो सब्जेक्टिव है। सबका अपना सोचने की क्षमता है, जिस तरह सोचो उस तरह लिख दो। समझ आ गया ना। अगला क्या है? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया है? अभी बता देते छात्र आंदोलन, क्योंकि छात्र आंदोलन बहुत हुआ है 2021 में, ना हुआ है 2021 में छात्र आंदोलन नहीं हुआ है। कभी ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है, पूरा ट्वीट कर रहा था, सरकार नहीं सुन रहा। अभी 2-3 दिन पहले वो आंदोलन भी हुआ था, छात्र आंदोलन के भी बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। तो छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? बिहार से। कहाँ से हुआ? और छात्र आंदोलन का जो नेता था ना, वो था कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण, जिसने नारा दिया था क्या? तो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति, और इंदिरा गांधी के विरोध में नारा दिया था। और ये जो है छात्र आंदोलन जो है बिहार से शुरू होते होते पूरा देश में ही क्या हुआ? फैल गया। पूरा देश में क्या हुआ? पूरा इंडिया में फैल हो गया। फिर इंदिरा गांधी को क्या हुआ? तो इंदिरा गांधी को आगे आने वाला चुनाव में उसको हारना पड़ा, बुरी तरह से हारना पड़ा, ठीक है ना। और फिर बनता है गैर कांग्रेसी सरकार बनता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। राष्ट्रीय देखो क्या हुआ था, इसका कहानी बता देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उतना पढ़ेगा तो याद नहीं रहेगा, कहानी सुनेगा तो 5-6 लाइन अपने याद रह जाएगा, ठीक है। तो बोलना क्या, 1971 में क्या हुआ? आम चुनाव हुआ। क्या हुआ? और 1971 में जब आम चुनाव हुआ था 1971 में जब आम चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी एक नारा दिया था, क्या? गरीबी हटाओ। क्या दिया था? और गरीबी हटाओ नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ नारा जो दिया था तो नारा क्या हुआ? पूरा एकदम पॉपुलर हो गया, ठीक है ना। यानी पूरा नारा प्रसिद्ध हो गया कि आप गरीब हट जाएगा। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था। हाँ, अब की बार मोदी सरकार कितना फेमस हो गया ना, हो गया। अब मोदी सरकार बन गया है ना, बन गया। एक बार फिर दूसरा नारा क्या दिया था कि मैं भी चौकीदार दिया था ना, अब फिर प्रधानमंत्री बन गया ना। उसी प्रकार उस समय दिया था नारा क्या? इंदिरा गांधी नारा दिया था गरीबी हटाओ। कब? 1971 में। कब दिया था? 1971 में गरीबी हटाओ नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ नारा। और ये नारा काफ़ी फेमस हुआ, और फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी पूरा फेमस हो गया। ऐसे तो फेमस हो किया था, ठीक है, फेमस था ही। तो ये नारा देने पर क्या हुआ? और फेमस हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ? तो इंदिरा गांधी सरकार में आ जाता है। इंदिरा गांधी सरकार में तो गरीबी तो हटाना है, गरीबी हटाना है, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारा गरीबी ना हटा। गरीबी हटाओ मतलब समझाया, मतलब गरीबी से अमीरी में आ जाओ। गरीबी हटाओ मतलब समझा गरीबी को हटा के भगा दे, गरीब को हटा के भगा दो ना हुआ, ठीक है। गरीबी हटाओ मतलब गरीब से क्या अमीर बनो, क्या बनो। लेकिन ये वाला जो है, ये जो गरीबी हटाओ जो नारा दिया था, ये पूरा ना हुआ। ये पूरा नरेंद्र मोदी क्या बोला था सबको? सबके खाता में कितना रुपया आएगा? 15 लाख रुपया आएगा। आ गया ना आया है? अरे बोल लेता आता ना है ना। वो क्या कहता है? वो नीति का निर्माण करता है, कार्यक्रम तय करता है, खाली वादा करता है, पूरा थोड़े होता है ना। तो गरीबी हटाओ नारा, गरीबी हटाओ तो लिखना 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और इस प्रकार इंदिरा गांधी जो है प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गया, जीत के सत्ता में आ गया। लेकिन 1971 में क्या हुआ? तो 1971 में ही हम लोग क्या किए थे? बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिए थे, पता है ना। तुम्हें पता है कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो पाकिस्तान से टूट कर 1971 ईस्वी में अलग आज़ाद हुआ था, पता है ना। और उसके आज़ादी में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण हाथ था, पता है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस प्रकार जब तो लिखना है कि लेकिन 1971 में ही बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी में भारत का क्या सहयोग किया था? क्या था? सहयोग किया। इससे क्या हुआ था? अमेरिका जो है सबसे पावरफुल देश है, उस किसी भी देश पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। यानी बहुत सारा उस पर क्या करेगा? बहुत सारा उस पर कानून लगा देगा। देखेगा जो बदमाशी देश कर रहा है उस पर बहुत सारे कानून लगा देगा। उसको क्या करेगा? उसको मतलब जकड़ के रख देगा, कोई काम करने नहीं देगा, ठीक है ना। तो क्या कहता है? अमेरिका जो है भारत से मतलब उसमें हो गया था दुश्मनी। क्या हो गया था? और अमेरिका जो है भारत पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? बहुत सारा प्रतिबंध। जो तुमको सुविधा मिला, सुविधा नहीं मिलेगा, तुम व्यापार किसी से नहीं कर सकता, व्यापार करेगा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी बहुत सारा क्या प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? क्योंकि उस समय अमेरिका जो था पाकिस्तान के दोस्त था। किसका दोस्त था? पाकिस्तान के दोस्त। भारत पर क्या बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया। और बहुत सारा प्रतिबंध लगाने के कारण जब भारत जो विदेश से जो माल मंगा रहा था, वो सब क्या हुआ? ढेर महंगा हुआ। क्या हुआ? तो क्या हुआ था? तो लिखना अमेरिका के द्वारा भारत पर बहुत सारा प्रतिबंध लगाने के कारण भारत में महंगाई बढ़ने लगा। महंगाई क्या हुआ? बढ़ने लगा। महंगाई बढ़ेगा तो गरीबी हटेगा। हाँ, गरीबी हटेगा कि गरीबी हट जाएगा? गरीबी चल जाएगा, ऊपर नहीं चल जाएगा। तो क्या हुआ? महंगाई बढ़ने लगा। और तेल के दामों में बहुत सारा वृद्धि होने लगा। तेल के दामों में, खाद्यान्न सामान के दामों में बहुत अधिक वृद्धि होने लगा, ठीक है ना। जिसके कारण
बिहार का जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया और सभी नेता लोग भी जयप्रकाश नारायण को अपना नेता मान लिया। सभी छात्र लोग भी, जितना सभी छात्र था, छात्र आंदोलन है ना, तो सभी छात्र उस समय था। ये सभी तो तुम लोग अभी नहीं देख रहे, जैसे खान सर को सब छात्र ने सपोर्ट कर रहा है ना। उस प्रकार उस समय जयप्रकाश नारायण को जो था सभी छात्र लोग जयप्रकाश नारायण को अपना नेता चुनकर विरोध करने लगा कि वही बेरोजगारी भगाओ, यानी हम लोग को नौकरी दो, थी महंगाई दूर करो, ठीक है, महंगाई दूर करो, क्या रोजगार दो, ये सब मतलब मांग उठाने लगा, ठीक है ना। तो सभी छात्र लोग जयप्रकाश नारायण को अपना नेता चुनकर इंदिरा गांधी का विरोध करने लगा और धीरे धीरे यह आंदोलन पटना से बिहार की राजधानी पटना से शुरू होकर, पटना से कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ से, वो जो थी गांधी मैदान है ना, तो गांधी मैदान पटना से शुरू होकर आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण चाहता था कि यह आंदोलन पूरा देश में फैल जाए, तो इस प्रकार सभी नेता लोग का भी सहयोग मिला और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरा देश में फैल गया और धीरे धीरे यह आंदोलन दिल्ली की ओर चलने लगा। इससे घबरा कर इंदिरा गांधी घबरा गया था कि इतना ही लोग विरोध कर रहा है मेरा, तो इससे घबरा कर इंदिरा गांधी क्या कहते हैं 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू कर दिया। क्या कर दिया? आपातकाल मतलब समझ रहा है, मतलब थी आंतरिक आपातकाल लागू किया। आंतरिक आपातकाल में तो समझ रहा है कि अंदर संकट है। बाहरी आपातकाल कब लागू होता है? जब कोई आक्रमण करता है बाहर से, तब होता है। लेकिन आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया। किसके अथी पर किया था? तो अंदर में क्या गया? अशांति। क्या हो गया? इंदिरा गांधी बोला था कि अंदर में अशांति मचा दिया है जयप्रकाश नारायण को, सब नेता लोग मिलकर अंदर में अशांति मचा दिया है, इसलिए हम आपातकाल लागू करते हैं। आपातकाल जब लागू करेगा तो जब आपातकाल लागू जब करेगा तो इसको मैंने उसको जेल में उठा कर डाल देगा, ठूस दे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। नहीं आपातकाल लागू हो गया, जो सरकार बोल रहा है सुन जरा बकवास करेगा तो जेल में तुमको क्या ठूस देंगे, क्या करेंगे। तो इससे घबरा कर क्या कहता है इंदिरा गांधी जो है 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू कर दिया। लेकिन इससे पहले भी एक कहानी हुआ था। क्या हुआ था कहानी? तो 1971 में इंदिरा गांधी जीता था ना, तो 1971 में इंदिरा गांधी जीता था। इधर जयप्रकाश नारायण को जो था वो क्या कर रहा था? आंदोलन कर रहा था। और उसी समय इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था उसने एक निर्णय सुना दिया। क्या निर्णय सुनाया? तो उसने एक निर्णय सुना दिया कि इंदिरा गांधी जो 1971 ईस्वी में जीता था उसमें धांधली करके जीता था, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं जीता था, जिससे क्या हुआ? तो और आंदोलन आक्रोशित हो गया। क्या हो गया? जिससे और आंदोलन क्या हो गया? आक्रोशित हो गया। इससे घबरा कर इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में अशांति के आधार पर आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था, जिसके तहत सभी नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया, जिससे जनता और क्या हुआ? विरोध करने लगा। अरे जो उसका नेता डालेगा तो जनता विरोध करने करेगा, जिससे जनता इंदिरा गांधी से और क्या करने लगा? तो और जो है मतलब आक्रोशित हो गया। क्या हो गया? इंदिरा गांधी से और आक्रोशित हो गया। इस प्रकार फिर 1977 में होने वाला आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार जो था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हार गया और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। पता है ना तुम लोग को? पता है ना, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना। इस प्रकार छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, पूरा देश में क्या हुआ? फैल गया और सत्ता को परिवर्तन कर दिया। समझ तुम लोग क्या आता है? यही लिखना है। कहानी तुम लोग सुना होगा, 10 बार सुनेगा, दोबारा याद हो जाएगा अपने। समझ तुम लोग क्या ज्ञान याद हो जाएगा? क्या बोले थे? जल्दी बोले थे। क्या बोले थे? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और यह नारा पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया। और 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी जो है बहुमत से अपना सरकार बना लिया। लेकिन 1971 में ही भारत के सहयोग से पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के कारण अमेरिका ने भारत पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण भारत में महंगाई बढ़ने लगा। तेल के दामों में बहुत वृद्धि होने लगा। तेल एवं खादान के दामों में और प्रत्याशित रूप से वृद्धि होने लगा, जिससे सभी लोग परेशान हो गए। जिससे सभी लोग क्या हुआ? परेशान होने लगा, ठीक है ना। बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी क्या हुआ?
तो बेरोजगारी बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया जिससे छात्र भी काफ़ी परेशान थे, तो छात्र लोग ने अपना नेता जयप्रकाश नारायण को चुन लिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र लोग पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय थोड़ा सा आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया और यह आंदोलन को बहुत सारा राजनीतिक दल भी सपोर्ट करने लगा। लेकिन उसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 में हुआ जो आम चुनाव जो हुआ उसको गैर लोकतांत्रिक बता दिया, यानी गलत तरीका से जीता है। जैसे ना देता है नरेंद्र मोदी पर भी जो अथी लग जाता है कि गलत तरीका से जीत गया, लगता है ना इल्ज़ाम। लेकिन उस समय हाई कोर्ट तो खाली सब बोलता है कि जैसे नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कितना लोग बोलते हैं वो मिलता है क्या कि अथी वोट अथी है क्या मशीन में कैप्चर कर लिया। लेकिन बोलता है ना को हाई कोर्ट को फैसला थोड़ा सुनाया ना, लेकिन वहाँ हाई कोर्ट फैसला सुना दिया कौन चीज़ कि इंदिरा गांधी जो गलत तरीका से जीता है, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ, आंदोलन और आक्रोशित हो गया और सभी राजनीतिक दल जो है जयप्रकाश नारायण को समर्थन कर दिया और सभी आंदोलन जो है बिहार से फैलकर पूरा देश में फैल गया और यह आंदोलन दिल्ली की ओर बढ़ने लगा जिससे इंदिरा गांधी घबरा कर, ठीक है ना, और इसे अपने विरुद्ध षड्यंत्र मानकर और शांति के आधार पर आंतरिक शांति के आधार पर देश में 1975 ईस्वी को आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया और इसके तहत सभी देश के विभिन्न जगह से सभी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया जिससे आंदोलन और आकर्षित हो गया और जनता जो है इंदिरा गांधी से और ज़्यादा नाराज हो गया। इस प्रकार आगे होने वाला 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। तो उसी समय गाना निकाला था क्या, झुमका गिला रे बरेली के बाजार में, यानी जो इंदिरा गांधी लड़ रहा था वो कहाँ से लड़ रहा था, बरेली से कहाँ से लड़ रहा था और वहाँ पर क्या हुआ, गिर गया, नहीं इंदिरा गांधी खुद हार गया। तो वही गाना निकला था झुमका गिरा, झुमका किसी काना लग गिर गया ना, मतलब इंदिरा गांधी क्या हुआ, वहीं से हार गया। क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और नरेंद्र मोदी जहाँ से लड़ रहा है, कहाँ से लड़ता है, बनारस से लड़ता है और बनारस से नरेंद्र मोदी हार गया तो कहेगा ना कि नरेंद्र मोदी हार गया, पकड़ प्रधानमंत्री तुम बनता सबके सपोर्ट से, तुम ही हार गया तो बेजा थोड़ी करेगा। तो क्या हुआ, 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी का बुरी तरह पराजित हुआ और उसी समय पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना। इस प्रकार बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन पूरा देश में फैल गया। समझ आ गया, कहानी सुनने दोबारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देख। और इम्पोर्टेंट जो है क्या है, अच्छा पूछेगा भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखे, तो लिख देगा। अरे कितने विशेषता तुम लोग पढ़ाए थे। भारतीय लोकतंत्र में क्या है, तो भारतीय लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार है। क्या है वयस्क मताधिकार में, तो समझ रहा है, मतलब वैसा मताधिकार जो 18 वर्ष के ऊपर है, 18 वर्ष का ऊपर है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो आराम से वोट कर सकता है, चाहे वो लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, भिखारी हो, 18 वर्ष से खाली ऊपर हो, खाली पागल ना हो। पागल हो जाएगा वोट देने तो पटकने का मशीन ही है, समझ रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं वयस्क मताधिकार मतलब होता है कि जिसका 18 वर्ष से ऊपर आयु हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है ना, स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, भिखारी हो, हमारे करोड़पति हो, कोई भी हो, 18 वर्ष से ऊपर है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे क्या वोट डालने का अधिकार है, वोट डालने का। तो बोला वही कि भारतीय लोकतंत्र का किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखो। तो लिखना है भारतीय लोकतंत्र का निम्नलिखित 4 विशेषताएं है। क्या लिखना है, तो लिखना है वयस्क मताधिकार, वयस्क, और यहाँ पर संसदीय प्रणाली है। दूसरा क्या लिखना है, पहले लिखना है वयस्क मताधिकार, फिर लिखना है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली तो समझ रहा है कि यहाँ जो देश का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, इन्हें कि उसका क्या होता है, उसका जो है चुनाव के द्वारा वो चुन कर आता है, ये कि उसका मतलब वंशागत चलता है उससे ना हुआ। जैसे तुम लोग को बुलेटिन में देखेगा तो बुलेटिन में क्या है, एकात्मक शासन है। क्या है एकात्मक, तो समझ रहा है कि राज्य को अधिकार नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ पर जो है वहाँ पर जामा को उठा, दोनों का भी उठा पड़े देंगे बैल का। वहाँ ब्रिटेन में देखेगा तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति का हम लोग को क्या है, तो चुनाव होता है। अभी हम लोग का राष्ट्रपति क्या है, तो रामनाथ कोविंद है। लेकिन ब्रिटेन में देखेगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव ना होता, वहाँ पर जो है मतलब प्राचीन काल से ही, ठीक है ना, क्या हुआ था, मतलब बहुत पहले से ही वहाँ का जो रानी है, ठीक है ना, रानी है, उसी के खानदान का राष्ट्रपति बनते रहता है, ठीक है। लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन उसी के खानदान का रानी बनते रहता है और उसी को राष्ट्रपति मान लेता है, ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन भारत में ऐसा ना होता है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है। भले ही हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट न डालते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो जो हम लोग जिसको हम लोग नेता चुने हैं ना, चाहे वो विधानसभा वाला चुने, जो पटना चुन के नेता बजाएगा, यानी मुख्यमंत्री चुनाव वाला होगा ना, तो मुख्यमंत्री जब चुनाव होता है तो जो जीतता है वो कहाँ जाता है, पटना। कहाँ जाता है,
पटना, और जो राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें जो जीतता है वो कहाँ जाता है, दिल्ली। कहाँ जाता है? तो सभी देश के मुख्यमंत्री के जो चुनाव में जो जीता और जो प्रधानमंत्री चुनाव में जो जीता वही राष्ट्रपति को चुनता है, वही राष्ट्रपति को। कभी हम लोग राष्ट्रपति को चुनाव में वोट दिए थे, नहीं दिए थे। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है क्या, वो प्रत्यक्ष रूप से ना होता, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्ष रूप में तो समझ रहा है कि हम लोग वोट नहीं देते, हमें हमारा द्वारा जो चुनाव का कैंडिडेट है वो वोट देता है। समझ आ गया ना? जैसे तुम लोग को देखता है मुखिया जीत गया और मुखिया जब चुनना होता है तो हम लोग वोट देते हैं मुखिया की, नहीं देते हैं। कौन वोट देता है मुखिया के? तो देता है वडवा, यानी जिसको हम चुने हैं, वडवा को हम ही लोग ना जानते ना, सुनता है तो वो जगह वोट पर देता है ना। उसी प्रकार से होता है राष्ट्रपति में। क्या होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा ना होता। ब्रिटेन में ऐसा, तो भारत में क्या है, भारत में संसदीय एवं संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है, राष्ट्रपति दोनों का चुनाव। और भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है। यानी गणतांत्रिक, अगला लिखना है क्या, गणतांत्रिक व्यवस्था। पहले क्या लिखा है? वयस्क मताधिकार। दूसरा लिखा है क्या, संसदीय प्रणाली है। तीसरा क्या लिखा है? तो गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो होता है वो वंशानुगत ना होता है, यानी एक खानदान से चलते ना आएगा, बल्कि उसका चुनाव होगा, जो जीतेगा वही राष्ट्रपति बनेगा, वही राष्ट्रपति। तो लिखना है कि यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र जो क्या, गणतांत्रिक व्यवस्था है। क्या गणतांत्रिक व्यवस्था है? गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा देश का जो अध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। और क्या लिख सकता है? तो यहाँ पर जो है न्यायपालिका जो क्या है, न्यायपालिका जो क्या है, तो न्यायपालिका जो है वो क्या है, स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र से समझ रहा है कि न्यायपालिका पर किसी का अधिकार ना है, ठीक है, किसी का अधिकार, चाहे वो जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो या क्या कहाँ पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है ना, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये क्या है, स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। कार्यपालिका अलग काम करो, न्यायपालिका अलग काम करेगा। कार्यपालिका न्यायपालिका काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कार्यपालिका तो समझ रहा है, कार्यपालिका में तो जितना तुम नेता होता है ना, सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। जितना भी ऑफिसर को है सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। और न्यायपालिका में तो जितना भी जज है, वकील है, सब किसमें आता है? न्यायपालिका में। किसमें आता है? तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी सरकार जो है न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। समझ तुम कहा गया? तो यही सब लिखना है। और लिख सकता है क्या, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। क्या लिख सकता है ना? भारत में बहुत सारा दल है, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, अडयू, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, आम आदमी पार्टी, लोग तृणमूल पार्टी, ठीक है ना, तो बहुत सारा पार्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय। और क्या ले सकता है भारतीय लोकतंत्र कैसा है? तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, लिख सकता है ना। और क्या लिख सकता है? तो यहाँ लिख सकता है क्या, यहाँ पर जो है लिख सकता है तुम लोग, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर द्विसत्तात्मक व्यवस्था है। द्विसत्तात्मक समझ रहा है, केंद्र पर अलग चुनाव होता है, राज्य पर अलग चुनाव होता है। तो ये सब लिखना है। 4 को बोला तुम लोगों को कितने बता दिए? नहीं बता दिए। तो पहले क्या बताया था? वयस्क मताधिकार। क्या बताए थे? दूसरा बताया था संसदीय लोकतंत्र। क्या बताए थे? तीसरा बताया था गणतांत्रिक व्यवस्था। फिर तुम लोग को बताए थे क्या? फिर बताया था तुम लोग को सर्वोच्च न्यायपालिका। फिर तुम लोग को बताए थे बहुदलीय व्यवस्था नहीं बताए थे, बहुदलीय व्यवस्था बता दिए थे। फिर तुम लोग को क्या बताए थे? यहाँ पर जो है मतलब द्विसात्मक प्रणाली है, यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का क्या है, विभाजन है। क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच क्या शक्ति का विभाजन है, उसको बोलते हैं संघीय प्रणाली। क्या बोलते हैं? तो लोकतंत्र, तो अगला लिख देना है कि संघीय प्रणाली। क्या लिखना है? संघीय प्रणाली है। और नागरिकों को मौलिक अधिकार, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ, ठीक है ना। तो क्या लिखना है? पहले लिखना है वयस्क मताधिकार, फिर लिखना है क्या, संसदीय प्रणाली, फिर लिखना है गणतंत्रात्मक प्रणाली, फिर लिखना है सर्वोच्च न्यायपालिका, नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका है, ठीक है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च संविधान लिख देना है, संघीय व्यवस्था लिख देना है। सब क्या विशेषता क्या है? कभी तुम लोग को 2 नंबर में पूछेगा, 2 को लिखो, 2 को लिख देना है, जितना बताओ उसमें 2 को लिखना है। कितना लिखना है? 2 को, ठीक है ना। चलो अगला क्या बोल सकते हैं? अगला जो है भारतीय लोकतंत्र की चुनौती का वर्णन करें। चुनौती मतलब सुने कि जो खैनिया उन्हें खाता हूँ, चुनौती मतलब क्या होता है? जो खैनी खाता है वो चुनौती मतलब होता है क्या? चुनौती मतलब होता है चैलेंज। क्या होता है? यानी तुमको चैलेंज क्या, यानी भारतीय लोकतंत्र को और अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या हमको चैलेंज, यानी भारतीय लोकतंत्र में क्या खामियां है, जिससे निपट कर भारतीय लोकतंत्र को और अच्छा बना सकते हैं। यानी चैलेंज क्या है? चैलेंज तुम लोग को चैलेंज क्या है? फर्स्ट आना है, क्या है चैलेंज, क्या है? लेकिन ललपनिया से पढ़ेगा तो आएगा। तो के इतना पढ़ा रहा है तुम लोग को, तब सब बैले जोर, किसी का राइटिंग अच्छा नहीं बैठता है। तो वही बोल रहा है क्या, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें, या वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना देखो जिस तरह इसमें लिखा है उस तरह लिखना है, ठीक है ना। इसमें फालतू ऐसा लिखना है तुम लोग क्या कि भारतीय लोकतंत्र में
मोटी, छोटी मतलब छोटा छोटा भी और मोटी मतलब बड़ा बड़ा भी, ठीक है ना। तो भारतीय लोकतंत्र में छोटी मोटी बहुत सारा चुनौतियाँ विद्यमान है, बहुत सारा चुनौतियाँ विद्यमान है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। आप दे दो, तुम लिखते जाओ। बेरोजगारी समस्या है ना, कारण दे लिखना है, बेरोजगारी समस्या हो गया, ठीक है। इस प्रकार गरीबी समस्या है, अरे बेरोजगार रहेगा तो गरीबी रहबे नहीं करेगा, गरीबी समस्या है। और भारतीय लोकतंत्र में समस्या क्या है, भ्रष्टाचार है। ये सब ऐड करना है, ये सब तो तुम लोग को ऐसे लिख देना है, सब नहीं आना है। क्या क्या चुनौती है, क्या क्या चुनौती है, भ्रष्टाचार है, और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं क्या है, आतंकवाद चुनौती है। तुम लोग को हम 2 नंबर में पढ़ाए थे कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आतंकवाद चुनौती है कैसे, तो बताए थे ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, फिर तुम लोग पढ़ाए थे भारतीय लोकतंत्र के लिए और शिक्षा चुनौती है, पढ़ाए थे 2 नंबर में पढ़ाए थे, देख लेना, ठीक है ना। तो 2 नंबर में जो पढ़ाए तो उसको भी ध्यान रखना, कोई 5 नंबर में आएगा तो उसी को थोड़ा बढ़ा करके लिख देना है, ठीक है ना। आतंकवाद चुनौती हो गया, फिर वो शिक्षा चुनौती हो गया, अभी बहुत तो शिक्षित ना है ना। और क्या चुनौती हो गया, तो और चुनौती हम ले सकते हैं कि आतंकवाद हो गया है, परिवारवाद हो गया है। परिवारवाद में तो समझ रहा है नहीं, तो नेटवर्क तो हम देखेगा तुम लोग कि कहीं देखेगा कि एक ही खानदान के बहुत लंबा समय तक, लगभग बहुत लंबा समय तक 20 साल 40 साल। कांग्रेस देखेगा तो लगभग कितना, तो लगभग तुम लोग को 60 से 70 साल तक, ठीक है ना, वो शासन करते रहा। पहले आया था जवाहरलाल नेहरू, फिर उसका बेटिया आया था इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी के बेटवा आया था कौन, राजीव गांधी, फिर राजीव गांधी के बाद आया कौन, मनमोहन सिंह, ठीक है ना। इस प्रकार चलते रहा ना। तो परिवारवाद भी समस्या है, इस प्रकार बिहार में छोटे लालू का भी उसी तरह चलता रहा ना। तो परिवारवाद भी समस्या है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, परिवार हो गया, बात हो गया, जातिवाद भी समस्या हो गया ना, हो गया। हाँ, अरे हम जतिया के नतवा कोई तो भटवा देवे करबो, ठीक है ना। जातिवादी बिहार में भी बहुत बड़ा समस्या है। ये भी पूछ सकता है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार का एक प्रमुख समस्या लिखे हैं, तो आराम से लिख देना, ठीक है ना। तो जातिवाद भी क्या है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है ना। तो जातिवाद तुम लोग लिखना, जातिवाद तुम्हारे कोई काम करे चाहे करे, हम जतिया को भटवा तो खरीद देबो, ठीक है ना। तो जातिवाद क्या होता है, जातिवाद समस्या है। और क्या समस्या है, तो परिवारवाद हो गया, जातिवाद, क्षत्रियवाद क्या होता है, क्षत्रियवाद मतलब समझ रहा है, क्षत्रियवाद मतलब हमें बिहारी हो तो बंगाली हैं, वो मराठी हो, यूपी हो, नहीं कहते रहता है। ये भी क्या, क्षत्रियवाद भी क्या एक समस्या, क्या है, समस्या है। और क्या समस्या है, तो परिवारवाद हो गया, जातिवाद हो गया, क्षत्रियवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, और वंशवाद। क्या वंशवाद मतलब समझ रहा है, वंश मतलब एक वंश के खानदान का चलते आ रहा है। परिवारवाद क्या हुआ कि परिवार का, और वंश मतलब क्या हुआ, वंश मतलब हो गया कि उसका वंश जितना निकला, नाना परिवार हुआ कि तुम्हारा परिवार, और वंशवाद मतलब हुआ कि एक ही के वंश के चलते आ रहा है, कि वंश से चलते आ रहा है। तो लोकतंत्र समस्या क्या, वंशवाद भी तुम लोग को देखने को मिलता है, वंशवाद भी देखने को, मतलब एक के वंश के लोग हमेशा क्या हो रहा है, बड़ा पद पर बैठ रहा है, तो सब क्या है, समस्या क्या है। और क्या क्या समस्या है, तो और नारी सशक्तिकरण, ये भी समस्या है ना, पढ़ाए थे तुम लोग को। यानी नारी को अभी भी उतना शक्ति नहीं मिला हुआ है कि मतलब वो हर क्षेत्र में जो है पुरुष के बराबरी कर सके, तो नारी सशक्तिकरण भी समस्या है। और समस्या क्या लिख सकते हैं, इसमें तो इतना समस्या तुम लोग फटाफट लिख देगा, नहीं लिख देगा। और क्या समस्या, तो और समस्या मेरा है क्या, तो और समस्या है, बंदर कह ध्यान दे, और समस्या क्या है, तो और समस्या मेरा बंदर। और हम लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्या लिख सकते हैं, यानी प्रदूषण को भी कम करना है, क्योंकि खाली यह सब नहीं करना है। अरे ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मात्र पर्यावरण में हम लोग के वायुमंडल में 0.03% CO2 है, तब भी इतना गर्मी कर देता है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग भी समस्या हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, समस्या क्या है, समस्या। और क्या तुम लोग बोल सकता है, तो महंगाई भी समस्या है, महंगाई भी समस्या ना है, नहीं महंगाई समस्या है, तो महंगाई भी क्या है, समस्या है, ठीक है ना। और सुनो समस्या लिखेगा, तो आर्थिक मंदी भी क्या समस्या, मंदी में तो समझ रहा है, कभी देश में इतना मंडी आ जाता है कि मतलब लोगों को सामान बिक नहीं रहा है, लोग गरीब में हो जाता है ना, होता है। तो आर्थिक मंदी भी क्या समस्या, क्या है। लेकिन ऊपर जो लिखे हैं सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नीचे वाला तो सब याद रहेगा। ऐसे बारे में दो तीन लाइन लिख देना। अरे एक लाइन लिखेगा इसके बारे में कि बिहार में बेरोजगार एक प्रमुख समस्या, भारत में बेरोजगार एक प्रमुख समस्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में है ना। तो ये सब लिख देना है, ठीक है ना। गरीबी, तो बिहार में बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, यानी बिहार में गरीबी भी एक बहुत बड़ा समस्या है। भ्रष्टाचार में क्या लिखना है, भ्रष्टाचार में तो लोग जानवे करता है, जिधर भी जाओ कोई भी काम करवाने 10 टका दो 20 टका दो, उसके बिना कमे ना होगा, नहीं होगा वहाँ। तो भ्रष्टाचार में क्या लिखना है कि भ्रष्टाचार पूरे भारत का एक बहुत बड़ा समस्या है, जो भारत को अंदर क्या कर रहा है, खोखला करते जा रहा है, ठीक है ना। आतंकवाद जान रहा है कि आतंकवाद पूरा दुनिया के साथ साथ भारत का भी एक बहुत बड़ा समस्या है, पूरा दुनिया के साथ साथ भारत का भी एक बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है ना, जो देश के एकता एवं अखंडता तथा विकासात्मक कार्य में बाधा पहुंचाता है, ठीक है ना। और शिक्षा जानवे कर रहा है कि शिक्षा के बिना एक आदर्श लोकतंत्र का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।
नहीं कर सकते हैं। तो लिखना है कि शिक्षा के बिना एक आदर्श लोकतंत्र का कल्पना हम नहीं कर सकते, इसलिए शिक्षा भी भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। परिवार बात जानिए रहा है भारतीय लोकतंत्र में परिवार की जड़ें काफ़ी काफ़ी गहरे हैं, जो लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियां हैं। जातिवाद भी चुनौती है। तो जातिवाद भी भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चुनौती है, जो काफ़ी अपना जड़ें भारतीय लोकतंत्र में काफ़ी हद तक जमाए हुए हैं। क्षेत्रवाद भी भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रवाद की भावना को भी देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, आपस में दंगा भड़क जाता है ना, बढ़ता है। तुम बोलेगा मराठी, बोलेगा कि कोई बोलेगा बिहारी, को बोलेगा हम यूपी बुलाइए, तो सब लड़ता है ना। तो क्षेत्रवाद भी क्या परेशानी है, ठीक है ना। वंशवाद भी परेशानी है। नारी सशक्तिकरण, तो नारी को भारतीय लोकतंत्र में नारी को भी अभी उतना अधिकार ना मिला कि पुरुष की तुलना बराबर कर सके, इसलिए नारी सशक्तिकरण भी क्या है, एक चुनौती है। क्या है, भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग को निपटने के लिए भारत को भी बहुत सारे कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग भी भारत के लिए क्या है, चुनौती है। महंगाई दिनों दिन लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे भारत को निपटना काफ़ी जरूरी है, इसलिए महंगाई भी भारत के लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है। आर्थिक मंदी भारत के लिए क्या चुनौती है। आर्थिक मंदी समझ रहा, मंदी हो गया यानी होने ना विकल्प हो, ठीक है ना, ठीक, यानी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कोरोना काल में हुआ था ना। लिख देगा इसे, तो आराम से लिख देगा। चलो अगला पढ़ो। देखो यहाँ पर जिस तरह लिखा है उस तरह लिखेगा ना, वो नहीं मिलेगा, फालतू में लंबा चौड़ा लिख दिया। इस तरह लिखना है, ठीक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट देख के हेडलाइन करके उसके बाद उसके बारे में लिखना है। समझ आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती आई थी, बता दिए दोनों ने बताए थे, दोनों बता दिए ना। तो उसी को अच्छा चुनना है, उसी को अच्छा से सुन लेना है, ठीक है ना, उसके बाद लिख देना है। फिर क्या बोल रहा है, फिर पूछेगा तुम लोग क्या आतंकवाद वहाँ बताए थे, तो बताए थे क्या शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती बताए थे ना, वो दोनों हम बता दिए। अच्छा तुम लोग सुन लेना है, ठीक है ना। और बोला परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। तो परिवारवाद जानिए रहा है कि बिहार में परिवारवाद और जातिवाद बहुत फेमस है ना। तुम लोग जैसे बताए थे, जिसमें थी आया था क्या, लालू यादव का सरकार था, उस समय परिवारवाद क्या था, पहले लालू यादव पहले राबड़ी देवी बना, फिर लालू यादव बना, फिर उसका बेटा भी आगे क्या तेजस्वी आ गया था। तो क्या है, परिवार है, बात है क्या है। उसी प्रकार जो कांग्रेस में है वो भी क्या था, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी। ऐसे इंदिरा गांधी तो थोड़ा अच्छा सरकार था, ठीक है ना, फिर राजीव गांधी आया था, फिर मनमोहन सिंह आ रहा है, तो सब क्या है, परिवारवाद क्या है। तो बिहार में भी सब बहुत देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, अरे मिलता है देखने को। तुम लोग को छोटा मुखिया भी तुम लोग को मिल जाएगा, नहीं मिलता है। तो इस वक्त परिवारवाद तो वही बोला, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह के लोकतंत्र। अब जातिवाद तो बिहार में और ज़्यादा है ना, है जातिवाद और बिहार में और ज़्यादा ना है। अरे ये हमारे जाति को तो हम एकरे वोट देवो, ठीक है ना। यानी बिहार में जो है जातिवाद और ज़्यादा समस्या, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, A to Z कोई भी जाति का हो, ठीक है ना। वो खाली जतिया देखेगा, बाकी किरंग आदमी है कोई मतलब नहीं, किरंग आदमी है, लूटे वाला आदमी है कि कौन चीज़ तुमको डंगाए वाला आदमी है, तो जतिया प्यार करे कि नहीं करे कोई मतलब नहीं। जाति हमारे को भोटवा एकरे डाल, कौन सी डाल, भोटवा एकरे डालती, क्या समस्या क्या। तो लिखना है क्या, अगर हम बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियों की बात करें, तो परिवारवाद और जातिवाद एक प्रमुख बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का समस्या बन जाता है। बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का समस्या बन जाता है। लिखना है कि हाल के दशक में यह देखने को मिला है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का मृत्यु हो जाता है या किसी कारण उसका सीट खाली हो जाता है, तो उसी का परिवार के लोगों को उस सीट पर बैठा दिया जाता है ना। देखता है तुम लोग, देखता है ना, उस सीट पर बैठा दिया जाता है। इस प्रकार परिवारवाद बिहार में अपना जड़ काफ़ी गहरा जमाया हुआ है, ठीक है ना। और जातिवाद के बारे में लिखेगा कि जातिवाद भी बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था का, बिहार में लोकतंत्र का लिया एक काफ़ी, लोकतंत्र के बारे में पूछ रहा है ना, हाँ लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो बिहार लिखना है कि जातिवाद भी बिहार में लोकतंत्र को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यह तो बिहार के लोकतंत्र में आप अपने जड़ काफ़ी हद तक जमाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जनता भी अपना जाति से प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना, और वह अपना जाति को ही वोट करना पसंद करता है, और नेता लोग भी
नेता लोग भी उसी जाति को ज़्यादा सपोर्ट करता है जिसका जनसंख्या ज़्यादा हो, ठीक है ना, और अपना वोट बैंक बनाए रखता है, वोट बैंक बनाने का कोशिश करता है। और नेता लोग भी जीतने के बाद भी ठीक है ना, जिस जाति से उससे ज़्यादा वोट मिला है, ठीक है ना, उस जाति को ज़्यादा ध्यान में रखता है, उसी के अनुसार नियम कानून बनाता है। इस प्रकार बिहार में जातिवाद भी एक बहुत बड़ा समस्या है जो लोकतंत्र को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है और लोकतंत्र के लिए घातक है। क्या है? घातक है, ये सब लिखना है, ठीक है, 2 बार सुनने का हो जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट तो उस तरह क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पर लास्ट में अगर देखेगा तो बोला भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, सुधार हेतु क्या आप क्या करेंगे, तो बाधा भी पूछा तो यही हुआ। चुनौती बाधा क्या हुआ, समझ आ रहा है? इन्हें बोले बाधा पूछ दिया था, और करना बाधा कौन सी है न समझ, बाधा न समझ, नदिया में जो बांधा वो समझ रहा है ना, तो बाधा बोले तो लिख देगा ना, नहीं बोल रहा है बांधा क्या है, तो बांधा में यह सब लिख देना है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार, आतंकवाद है। आप बोला इससे निपटने के लिए क्या करेंगे, तो निपटने के लिए जो बाधा है उसको हटाएंगे, तो उसको लिख देंगे। इससे क्या करना है, सुधार करना है, ठीक है ना। अब अच्छा पूछेगा, देखो यहाँ थोड़ा तुम लोग क्वेश्चन देख, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि सब में आंसर लगभग सेम ही होगा, ठीक है ना। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, सिंपल बात है, कैसे सफल होगा, यह सब हटाएंगे। लोकतंत्र सफल कब कैसे होगा, तो लिखेगा भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारा चुनौतियाँ विद्यमान है, छोटा मोटा बहुत सारा चुनौतियाँ विद्यमान है। उस चुनौतियाँ से निपट कर भारतीय लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं, जैसे बेरोजगारी से, ठीक है ना, ऐसा लिखना है, बेरोजगारी को हटाकर, गरीबी को हटाकर, भ्रष्टाचार को हटाकर, यानी यहाँ बोला कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे सफल बनाएंगे, सफल कैसे बनाएंगे, जब ये सब हटेगा तो अपने आप सफल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर लगभग सबका क्या सेम होता है, लिखने का लगभग सेम लिख दो, चलेगा नहीं चलेगा ना, तो यही लिख देना है। क्या लिखना है कि बेरोजगारी के बारे में लिखना है कि बेरोजगारी लिखना है, निम्नलिखित समस्याएं हैं जिससे निपटारा पाकर हम भारतीय लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। बेरोजगारी पर नियंत्रण करके बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है जिस पर नियंत्रण करके हम भारतीय लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। गरीबी हटाकर भारतीय लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। आतंकवाद एक बहुत बड़ा कारण है जो भारतीय लोकतंत्र का एकता एवं अखंडता का एवं विकासात्मक कार्य को बाधा पहुंचाता है। इससे निपट कर भी क्या करता है, भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। और शिक्षा दूर करके भारत को हम सफल बना सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र को हम सफल बना सकते हैं। तो ये सब लिखना है। परिवारवाद, जातिवाद, क्षत्रियवाद आदि से निपटारा पाकर भारतीय लोकतंत्र को एक अलग ही मुकाम पर पहुँचाकर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार नारी सशक्तिकरण, नारी को हर क्षेत्र में उसे सपोर्ट कर, ठीक है ना, उसे आगे बढ़ाकर पुरुष के बराबर करके, ठीक है ना, और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उसे भागीदारी बनाकर भारतीय लोकतंत्र को एक अलग ही ऊंचाई पर हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखना, महंगाई के कारण, आर्थिक मंदी के कारण, ये सब लिखना है, समझ आ गया ना, तो बौखना ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर सेम रहता है, ठीक है। तो चलो लगभग हो गया तुम्हारा जितना इंपॉर्टेंट था, अब तो इम्पोर्टेंट उस तरह नहीं दिख रहा है। वो पूछेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो कितने बार बताए थे, 2 नंबर में भी बताए थे, त्रिस्तरीय बताए थे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो लिखना है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ ध्यान 3 स्तर पर बांट कर, 3 स्तर पर व्यवस्था तात्पर्य कि इसमें पंचायतों का गठन 3 स्तर पर किया जाता है, 3 स्तर पर किया जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लाया गया था। तो पूछा वही पूछा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था साहब क्या समझते हैं, इतना समझते हैं। फिर बोला बिहार में से क्या स्वरूप है, तो लिखना बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। और बिहार ही वह पहला राज्य में है जिसमें पंचायत के आम चुनाव में महिलाओं को 50% भागीदारी बनाया गया। नहीं रहता है कितना जगह महिला सीट है ना, अब महिला से तो महिला को लड़ना पड़ता है, उसका पति जो उसको साथ देता रहता है ना। तो बिहार ही पहला राज्य है जिसमें महिलाओं को 50% पंचायती राज में सीट प्रदान किया गया, 50% आरक्षण सीट महिला के लिए प्रदान किया गया। तो वही सब लिखना है, ठीक है। 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा थोड़ी लिखना है, समझ आ गया ना। तो वो जो ट्यूब तुम लोग जितना सुना है उससे भी लिख सकता है ना।
चलो हटाओ, इतने रखो।